पढ़ाई के साथ साथ अब होगी जी स्क्वायर क्विजेस every day 7:30 p.m. on Unacademy Learning app. That too free. Yes guys, you heard me correct. Absolutely free in special classes. बस आपको लिंक को ज्वाइन करना है जो दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर दिन 7:30 एक चैप्टर बायोलॉजी का। अब क्योंकि पढ़ाई होगी सुपर फास्ट। So guys, let's crack it. And do not forget to subscribe our amazing channel, Unacademy NEET Toppers, which brings you with the best quality and content and the best educators. Right guys? So let's crack it. अब आ रहा है बेटा, साउंड आ रहा है, 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 बोलो यस 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 यस। अब वापस से स्क्रिप्ट बोलनी पड़ेगी, ठीक है। वेलकम टू अनअकैडमी नीट टॉपर चैनल, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अभी तो आ रहा होगा यार साउंड या स्क्रिप्ट, वापस बोलनी पड़ेगी यार। बच्चों डबल मेहनत मत कराया करो। और एक बात बताओ, तुम खेमराज का रिश्ता ढूंढ रहे हो क्या? उस बेचारे से उसकी हाइट पूछते रहते हो, उसका कलर पूछते रहते हो, क्या है भाई? खेमराज का रिश्ता ढूंढ रहे हो क्या? मैट्रिमोनियल साइट बना दी क्या हमारे चैनल को? पढ़ने आते हो भाई, रिश्ता ढूंढने आते हो? ये बताओ जरा, खेमों के पीछे मत पड़ा करो सुबह सुबह सबके सब। यस, तो चलो आ जाओ, आज हमें पढ़ाई शुरू करनी है। टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, बट सी ह्यूमन फिजियोलॉजी के टेस्ट हो गए, लिखो यस, ठीक है। स्कोर तुमने बहुत अच्छा किया है, मम्मा पापा खुश, बोलो यस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टेस्ट होंगे वो होंगे आपके प्लांट फिजियोलॉजी के, ठीक है। सो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज किसकी है मेरे बच्चों? बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। तो अब हम नेक्स्ट यूनिट यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी के 5 चैप्टर्स जो मैम ने पढ़ा दिए हैं, उन्हें संकल्प में जाओ, संकल्प सीरीज में, वहां पे उन्हें वापस से देखो और वापस से उनको पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज विल बी ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो जी स्क्वायर आर्मी तैयार उसको धोने के लिए भी? देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी तो तुमने धो के बिल्कुल उसका वटाटा बड़ा बना दिया अच्छे से, ठीक है। अब हमें प्लांट फिजियोलॉजी का नेक्स्ट अनाउंसमेंट में कर रही हूं, एज आई प्रॉमिस्ड कि अब प्लांट फिजियोलॉजी के हर चैप्टर के दो टेस्ट होंगे, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के होते आए हैं। तो इस तरीके से प्लांट फिजियोलॉजी का भी कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, ठीक है। यस बच्चों, तो भाई जोश कहाँ है, जोश कहाँ है, जोश कहाँ है? यस। अच्छा, मैम की कल फोटो सबने देख ली? चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस बच्चों। आप लोग की विशेस रहती है तो हम और अच्छा फील करते हैं। नाउ वी गोना स्टार्ट विद द वन शॉट ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ biology and there is something which I would like to share with you, ठीक है। कर दूं शेयर? बताओ जरा। एक नई सीरीज आ रही है जी स्क्वायर की, ठीक है। ये सीरीज जो है, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन। पढ़ाई की सीरीज है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। पहली चीज तो ये पढ़ाई की सीरीज आ रही है मैम की। आप लोग को निमोनिक्स चाहिए होते हैं, ट्रिक्स चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है ना, और स्पेशली बॉटनी में चाहिए होता है। और मैम ने अभी तक बॉटनी के कुछ चैप्टर्स कराए नहीं है, तो बच्चों को लगता है कि मैम इनको याद कैसे रखे। मॉर्फो, एनाटॉमी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, 100 तरह के तुम्हारे रोने रहते हैं। तो जी स्क्वायर ने कुछ ऐसा सीरीज बनाया है जो कम टाइम में तुम्हें देगा सारी इंफॉर्मेशन। बट उसके लिए पता है जी स्क्वायर आर्मी को क्या करना है? अपनी एनसीईआरटी को साथ रखना है। मैं चाहती हूँ जो भी मटेरियल आपको इस नई सीरीज से मिले वो हर बच्चे की एनसीईआरटी में बिल्कुल चमकदार होना चाहिए, कि जब जब वहां से क्वेश्चन आए आपके दिमाग में वो ट्रिक तब तक याद आनी चाहिए। सो आर यू एक्साइटेड बच्चों? सो आई हैव प्लान्ड दिस सीरीज जो कम टाइम में विदाउट एंटरटेनमेंट आपको पढ़ाई देगा, ठीक है। यस बच्चों, सो आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड। तो कल सीरीज सैटरडे को द फर्स्ट सेशन विल गो लाइव टुमारो, दैट इज सैटरडे। और पहला सेशन देखते हैं बेटा कितना रॉकिंग होगा, आप लोग उसे कितना सपोर्ट करने वाले हो। इट इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग फॉर यू। टाइम बचाने की कोशिश की गई है, जो हम हमेशा करते हैं अनअकैडमी नीट टॉपर चैनल पे। चलो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। काफी सारी अनाउंसमेंट हो गई। पहले अनाउंसमेंट क्या है? नेक्स्ट टेस्ट सीरीज विल बी ऑन प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। 10 दिन की टेस्ट सीरीज चलेगी वो भी। फिर उसके बाद सेकंड अनाउंसमेंट इज द नेक्स्ट सीरीज इज गोना बी फॉर यू एक्सक्लूसिवली फॉर अनअकैडमी नीट टॉपर स्टूडेंट्स, जो बच्चे इतने रेगुलर है, ठीक है।
अब हम शुरू करें लास्ट चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज। तो आज बेटा शुरू करते हैं। मैम का इंट्रो सबको पता है, ठीक है भाई। जो लोग डिग्री सुनना चाहते हैं मैम की, उनके लिए मैं बता दूं, मैम ने बीएससी बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। नहीं बेटा बताना जरूरी है, आजकल वीडियोस में ना बच्चे कुछ भी लिख रहे हैं, तो एक बार सुन लो, आज ध्यान से सुन ही लो, ठीक है। बीएससी मैम ने रामजस कॉलेज से किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और मैं बता दूं विद 83% की है, 83%। इतना ना स्कूल में भी नहीं आते बच्चों के जितने मैम बैचलर्स में ले आई, ठीक है। उसके बाद मैम ने एमएससी किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और वहां पे मैम को गोल्ड मेडल मिला है। गोल्ड मेडल की फोटो अगर आपको देखनी है तो प्लीज जाके इंस्टा अकाउंट पे देख लो, ठीक है। उसके बाद मैम ने बीएड भी किया है। तो ये सारी डिग्रीज मैम के पास हैं, ठीक है, बिल्कुल है, बता देना जो बच्चे वीडियोस बना रहे हैं। फिर उसके बाद बेटा 5 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मैम को है, और ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ अगर फोटो देखनी है ना अच्छे से सेलिब्रेशन की, तो जाके वो भी इंस्टा हैंडल पे देख लो, ठीक है, फुल ऑन प्रूफ के साथ है तुम्हारे। चलो अब आ जाओ बेटा, क्या है ना आजकल बच्चे को ज्यादा तेज हो रहे हैं, वो कुछ भी बना रहे हैं, आजकल कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है। यस, तो अब देखो यहाँ पे सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है, निःशुल्क सेवा है, कोई पैसे नहीं लगते इसके। बस मन से अगर सच में डॉक्टर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। लाइक करोगे तो जूही मैम बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि यार बहुत मेहनत करती है जूही मैम, और आने वाले फेब में तो मैम और मेहनत करने वाली है आप लोगों पे, ठीक है। यस, उसके बाद आते बेटा टेलीग्राम चैनल पे। कितने बच्चे हो गए? 37,000 हो गए, 37,000 स्टूडेंट्स हैं। सेशन के बाद इस चैप्टर की डीपीपी मिलेगी। डीपीपी अच्छी खासी होती है, कोई खिलवाड़ नहीं है कि 10 क्वेश्चन की डीपीपी थमा दी और चिल्ला रहे हैं बिल्कुल फुटेज लेने के लिए कि देखो हम डीपीपी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे अच्छे खासे 200-300 सवाल मिलते हैं, जिसमें से 5-10 सवाल गलत भी होते हैं। देखो मैं खुद बोल रही हूँ ये चीज, ठीक है, खुद बोल रही हूँ ये चीज। तो यहाँ पे डीपीपी मिलेगी, अच्छी खासी देते हैं, आप कॉन्फिडेंस आएगा आपको। और फिर यहाँ पे इन्हीं चैप्टर्स का टेस्ट भी लेते हैं, और टेस्ट हम लेते हैं टेस्ट सीरीज की फॉर्म में। यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी चीज के भी कुछ भी चार्जेस नहीं है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे डाउट सॉल्विंग होती है 9 to 10। जो ही मैम एक्टिव हो जाती है टेलीग्राम ग्रुप में और डाउट सॉल्विंग होती है, तो ये सब चीजें आपको अनअकैडमी नीट टॉपर के टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं, तो मिलती हैं। इसको ज्वाइन कर लो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेस्ट सीरीज पे आते बेटे, टेस्ट सीरीज हमारी चलती है, तो उसके लिए आपको G2 को फॉलो करना पड़ेगा। कहाँ पे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। अगर आप फॉलो करोगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक है। यस बिल्कुल। अब आते हैं, देखो बच्चों ने खुद लिख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली मैम 400 सवाल होते हैं, आप 300 लिखते हो, आप कम क्यों बोल रहे हो? ये तो हमारे बच्चे हैं प्यारे। मैं यहाँ पे 300 बोल रही हूँ तो बच्चे कह रहे मैम क्या बोल रहे हो यार, 400 क्वेश्चन की डीपीपी है। इतने तो प्यारे बच्चे हमारे अनअकैडमी नीट टॉपर के, खुद सच बोल रहे हैं। मैम कम बोलते हैं, बच्चे ज्यादा बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो इतने अमेजिंग बच्चे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बेटा, ये है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। बेटा जहां आप 2 लाख दे रहे हो ना, आपको वही सेम चीज आपको 35,000 में मिलती है, ठीक है। अब आप खर्च करने से पहले ना एक बार थोड़ा सोच लेना कि जो मेरे पेरेंट्स है ना, क्या वो 2 लाख देंगे, उसके बाद मुझे अच्छी स्टडीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। तो यहाँ पे 35,000 में यू गेट इंडिया टॉप एजुकेटर, इंडिया टॉप एजुकेटर जो एक्सपीरियंस्ड भी हैं, ठीक है। तो बेटा ऐसे सारे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, जो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। उसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद बच्चों प्लस पे जाना है, फिर नीट यूजी, फिर गेट सब्सक्रिप्शन। अब देखो बात क्या हुई, आप कहेंगे मैम आज आप रिमोट क्यों नहीं यूज करें? मैं बताती हूँ। पिछले महीने इसकी बैटरी चेंज किए थे, 1 महीने में बैटरी खत्म हो गई। अब बताओ ये कोई बात होती है? सेल का काम होता है कि एक बार डाल दिए तो जिंदगी भर चलेगा। 2 बार इसको अलट पलट भी कर लिए, तब भी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। बेटा इतने पैसे तो अब खर्च करेंगे ना, अब ऐसे काम चलाएंगे, ठीक है। हाँ माउस खराब था, तुम्हें पता माउस खराब था मैम का, वो भी अभी तक नहीं बदले। क्यों पैसे खर्च करने? काम चल रहा है बेटा, आराम से काम चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं, पैसे बिल्कुल खर्च नहीं करेंगे किसी चीज पे। अब देखो यहाँ पे 12 महीने का कोर्स है, 24 महीने का कोर्स है, ये आपकी इच्छा अनुसार आपको कितने महीने का कोर्स लेना है, ठीक है। जीए नीट रेफरल कोड लगा लोगे तो देखो यार 10% ऑफ तो तुम्हें मिल जाएगा। अब आपकी श्रद्धा है, आपको लेना है नहीं लेना है। मैं कहूंगी खर्च कर रहे हो पैसे तो लेना चाहिए अच्छा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये इसके प्राइसेस है बच्चों फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्रिप्शन है जहां पे टीचर बन जाता है दोस्त, पर्सनलाइज फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन है। कुछ बच्चों को ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है, वो अटेंशन सीकर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बेटा? वो अटेंशन सीकर होते हैं। तो ऐसे अटेंशन सीकर्स के लिए भी अनअकैडमी ने बिल्कुल बंदोबस्त कर रखा है। और वो क्या बंदोबस्त है बेटा? आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लेना, खूब अटेंशन मिलेगी तुम्हें, फिर तुम्हें अच्छा फील होगा।
तो ये नीट रेफरल कोड लगा लोगे बेटा तो 10% ऑफ मिल जाएगा। चलो आओ पढ़ाई शुरू करते हैं। ये बैचेस है बेटा, आ जाओ। एनवायरमेंटल इश्यूज पे आ रहे हैं। चलिए क्लास में एक बार फटाफट से जोश दिखाइए, जोश दिखाइए। यस मैम आरजी नीट कौन लिख रहा है बेटा इतना? अब फिर कहते हो कि मैम आप हमें छेड़ते हो। तुम नहीं छेड़ते, बताना जरा, तुम नहीं छेड़ते क्या? फिर देखो अब मैं भी तो खुश हूं ना। यस और खेमों के पीछे मत पड़ा करो कोई भी। चलो आ जाओ, 1000 बच्चों की अटेंडेंस लग चुकी है, लाइक भी कर दीजिए। और अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर बहुत ही जनरल नॉलेज का चैप्टर है। आज इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज मैम बताएंगी तुम्हें, क्योंकि द चैप्टर इज ऑल अबाउट स्टोरीज एंड अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट एग्जैक्टली एनसीईआरटी इज ट्राइंग टू टीच यू हियर। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ शुरू करते हैं। एनसीईआरटी खुल गई है सबकी? बेटा इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स दी है ना मैम ने, मैं खुद कह रही हूँ, मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा मैंने कैसे कर लिया ये। चलो आ जाओ पॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन क्या होता है बेटा? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनवायरमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि पॉल्यूशन है क्या। पॉल्यूशन एक है अनडिजायरेबल चेंज। ये अनडिजायरेबल चेंज आपका केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। जैसे नेचर ने बनाया है नेचर को, उसके अलावा जब कोई और चेंज आना शुरू हो जाए तो दैट वुड बी पॉल्यूशन एंड दिस इज अनडिजायरेबल चेंज, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, द फैक्टर्स दैट कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। और ऐसे फैक्टर्स जो एक्चुअली में अनडिजायरेबल चेंज लाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। अब कितने टाइप के पॉल्यूशन है ये हम देख लेते हैं। एयर पॉल्यूशन, वातावरण वाला। ठीक है, यानी कि बिल्कुल बेटा देखो हवा में जो पॉल्यूशन रहेगा, जो दिल्ली में बहुत भर भर के देखने को मिलता है, वो कौन सा एयर पॉल्यूशन है। ठीक है, देन वी हैव वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या है बेटा? जब आप पानी पी रहे। अच्छा एक बात बताओ, पहले अगर एक चीज आपने नोटिस किया, आई टेल यू द एवोल्यूशन, एग्जैक्ट एवोल्यूशन दैट हाउ थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग। ठीक है, चीजें चेंज कैसे हो रही है। वाटर फिल्टर सबके घर में है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के घर में वाटर फिल्टर होंगे। ठीक है, चाहे वो 2000 वाला एक्वा वाला हो, एक्वा गार्ड वाला हो, या केंट वाला हो 20,000 का, या हम और अमीर है तो बेटा और महंगा होगा, बट अल्टीमेटली पानी ना पी रहे हैं। बताओ ना बात, अल्टीमेटली तो पानी ना पी रहे हैं जो भगवान ने दिया H2O। अब देखो हर के घर में क्या है, सबके घर में आजकल वाटर फिल्टर्स है। ठीक है, एयर प्यूरिफायर्स आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि हवा इतनी गंदी हो चुकी है। ठीक है, और आजकल तो बेटा सब्जियों को सैनिटाइज करने की मशीन आ गई है। तुम देखियो या नहीं देखियो, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। आजकल सब्जियों को सैनिटाइज करने की मशीन आ रही है, छुटका छुटका मशीन आता है, उसमें एक एक सेब रखिए, सैनिटाइज होगा, फिर सेब निकालिए और काट के खा लीजिए। इससे बढ़िया बेटा छील के खा लो यार सेब, है ना भाई। भाई सस्ता जुगाड़ भी तो कोई चीज है जिंदगी में। हम कहे मम्मी को, मम्मी क्या इसमें पैसे खर्च कर दिए आप, सेब को छील के खा लो ना, उसके बाहर ही तो पॉल्यूशन चिपका हुआ है, छीलो सेब को और खा लो। कितना बढ़िया आइडिया दे दिया हम वापस करा दिए मशीन की। 16,000 की बिल्कुल मशीन नहीं लेंगे, बस छीलो किसको, सेब को, और खा लो। तो बेटा आजकल आप देखो हर चीज पॉल्यूटेड हो चुकी है। सॉइल पॉल्यूशन, पहले क्या होता था बेटा, मिट्टी से ना, मैं आपको बताती हूँ, मिट्टी से लोग बर्तन धो लेते थे। आपको पता नहीं, आपकी दादी नानी इन सबको पता होगा। ठीक है, वो मिट्टी रहती थी हल्के से काले रंग की, उसको पकड़ के बर्तन धो देते थे क्योंकि मिट्टी साफ हुआ करती थी। आज की डेट में मिट्टी उठा के साफ करोगे बेटा और गंदा हो जाएगा बर्तन। ठीक है, यस, तो सॉइल भी पॉल्यूटेड हो चुकी है। रेडिएशन पॉल्यूशन, कैंसर कितना बढ़ गया है बताओ जरा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने ये नहीं सुना होगा कैंसर के बारे में कि किसी की डेथ हुई है ना। क्यों? सारा रेडिएशन आ रहा है। रेडिएशन क्यों आ रहा है? क्योंकि ओजोन डिप्लीट हो रहा है। ओजोन डिप्लीट क्यों हो रहा है? क्योंकि दिन भर एसी चलाएंगे, दिन भर एसी चलाएंगे तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगा जो ओजोन को डिप्लीट करेगा। तो बात सही है ना बच्चों। आज के डेट में बेटा हर चीज पॉल्यूटेड होती जा रही है और उस पॉल्यूशन को करने वाले हमें, फिर उसको सुधारने के लिए एक नया मशीन बनाएंगे, मशीन पे पैसा फूकेंगे और फिर कहेंगे बी नेचुरल, बी नेचुरल। ये क्या बात हुई बेटा, ये क्या बात हुई, बी नेचुरल। यस, तो बेटा ये सारी चीजें, दीज आर द टाइप ऑफ पॉल्यूशंस वी हैव टू स्टडी। जो ये सब करते हैं पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। पॉल्यूटेंट्स क्या कर रहे हैं, या अनडिजायरेबल चेंज कर रहे हैं आपके पूरे एनवायरमेंट में। दीज चेंजेस कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, है ना बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, एयर पॉल्यूशन। पहले तो यहाँ पे चित्र देखेंगे जो मैम ने यहाँ पे दिए, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ से कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, देखो, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना फैक्ट्री से पॉल्यूशन निकल रहा है। तो दिस पॉल्यूशन
कहां, बाहर थोड़ी चला जाएगा धरती से, ये धरती में ही रह जा रहा है और धरती को वार्म कर रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन की अगर बात करें, द इंपॉर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट्स आर, सबसे पहले तो इस लाइन को टिक कीजिए कि इंपॉर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, यस, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, वी हैव स्मोक, स्मोक एंड ओजोन। ये सारे क्या है, आपके एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। अब इसी पे हम सल्फर डाइऑक्साइड की कहानी सुन लेते हैं ताजमहल की। ठीक है, जो बच्चे ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं बेटा, वो ताजमहल नहीं बोलते, ताजमहल बोलते हैं। ठीक है, यस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड की कहानी क्या है बेटा, देखो फैक्ट्री से निकला खूब सारा सल्फर। ठीक है, ये सल्फर पानी के साथ रिएक्ट किया और जो नीचे रेन आई, वो कौन सी रेन थी मेरे बच्चों, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, वो कौन सी रेन थी, एसिड रेन। कौन सी थी बेटा, एसिड रेन थी। ठीक है, और जैसे ही एसिड रेन ताजमहल पे गिरने लगी, तो जो उसका संगमरमर का पत्थर था, ठीक है, संगमरमर का जो भी होता है बेटा, ठीक है, वो वाला जो पत्थर था बेटा, वो पीला पड़ गया। अभी क्या है ना, ताजमहल को देखने के लिए सब आते हैं, तो हमें लगा कि ये तो गलत काम हो रहा है, तो वहां से फैक्ट्री हटा दी सारी। तो एक साइड इफेक्ट क्या है इन पॉल्यूटेंट्स का, कि इसके कारण एसिड रेन हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे बच्चों, एसिड रेन। और सोच रहे एसिड रेन जब जब गिरेगी, उससे क्या होगा, हमने तो यहाँ पे बस एक ही चीज देखी ताजमहल के बारे में। ठीक है, पर सोचो इंसानों के ऊपर जब वो रेन गिरनी शुरू होगी, तो हमारी स्किन का क्या होगा। सो इट इज समथिंग डिजास्टरस। ये एक तरह का डिजास्टर है जो ह्यूमन मेड डिजास्टर है, दिस इज मैन मेड डिजास्टर। ठीक है, तो ये जितना भी सल्फर है हवा में जाएगा। ठीक है, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है अनुभव की मैम ये स्मोक है, अभी एक एक करके सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, डोंट वरी। तो सल्फर डाइऑक्साइड से जो चीज हो सकती है वो क्या है बेटा, एयर, एसिड रेन। ठीक है, उसके बाद आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जितनी होगी उतना ज्यादा वार्मिंग ऑफ अर्थ होगा, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है इससे। ठीक है, यस, इससे क्या हो रही है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग को हम समझे तो ग्लोबल वार्मिंग है क्या, ग्लोबल माने पूरी धरती, पूरा गोले की बात हो रही है। वार्मिंग माने जब पूरी धरती गर्म हो जा रही है। अगर धरती हर साल गर्म होती जाएगी तो उससे क्या होगा, जितने भी आपके एंजाइम्स है वो ढंग से काम नहीं करेंगे, या तो वो ज्यादा काम करने लगेंगे, और आपका जो फिजियोलॉजी है, पूरी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है बेटा, वो क्या होगी, चेंज होनी शुरू हो जाएगी। सारा जितना ग्लेशियर है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। ग्लेशियर पिघलेगा तो बच्चों क्या होगा, सारा का सारा जितना भी आपका सी लेवल है वो सी लेवल बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ेगा तो टापू डूबने शुरू हो जाएंगे। टापू क्या होंगे मेरे बच्चों, डूबने शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब आते बेटा स्मोक एंड स्मॉग एंड ओजोन। अगर स्मोक की बात करें तो दिस इज फॉग। फॉग क्या है, ये परफ्यूम की बात नहीं कर रहे, हम डीओ की बात नहीं कर रहे हैं। बच्चों से आजकल पूछो बेटा आजकल क्या चल रहा है? रिश्तेदार आते हैं ना, कभी पूछते हैं बेटा क्या चल रहा है आजकल, कहते हो फॉग चल रहा है, फिर चप्पल खा के आते बिल्कुल। तो ऐसे जवाब ना दे, इसलिए मैं बता रही हूँ फॉग क्या है बेटा, जो सर्दियों के टाइम पे धुंध होती है उसे फॉग कहते हैं। जब उसके साथ बेटा स्मोक यानी कि जितना भी धुआं है जब वो मिक्स हो जाता है तो वो एक बहुत ही हैवी तरह का स्मोक बन जाता है, और इससे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। क्या होती है बेटा, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, सांस अच्छे से आ नहीं पाती है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज स्मोक। अब आते हैं ओजोन पे। ओजोन धरती के बाहर ही अच्छी है, बोलो मेरे साथ, ओजोन धरती के बाहर ही अच्छी है। अंदर अगर आएगी तो इट विल बी अ पॉल्यूटेंट, इट कैन बी डेंजरस। ठीक है, तो इसको बाहर ही रहने दो, वहीं पे ये अच्छी है, क्योंकि जब जब ओजोन बाहर रहती है तब तब ये आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। यूवी रेज अगर पेनिट्रेट होके अर्थ में आ गई और आपकी स्किन तक पहुंच गई तो दिस लीड्स टू थायमीन डाइमराइजेशन। क्या होता है मेरे बच्चों, बोलो मेरे साथ, अगर यूवी रेज बच्चों, अगर यूवी रेज आ गई, ठीक है, और आपकी स्किन पे पड़ गई तो दिस लीड्स टू थायमीन डाइमराइजेशन। अब आप कहेंगे मैम ये क्या टर्म फेंका आपने, चलो इसको मैं बताती हूँ मेरे बच्चों, अभी बताती हूँ। अब थायमीन क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है जो आपके डीएनए में मिलता है। कहां पे मिलता है बेटा, डीएनए में मिलता है। थायमीन कहां पे मिलता है, आपके डीएनए में मिलता है, दिस यू फाइंड इन योर डीएनए। ठीक है, डाइमराइजेशन का मतलब क्या, जहां जहां दो थायमीन साथ में होंगे वो आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे मेरे बच्चों, उसे आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। जैसे ये दोनों का कॉम्प्लेक्स बन गया,
ये देखो टीटी का कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जब भी बेटा इसका रेप्लिकेशन होगा, दिस विल बी टेकन एज ओनली वन एंटिटी। कितनी एंटिटी बच्चों? दिस विल बी टेकन एज वन एंटिटी। तो जहां दो का रेप्लिकेशन होना था, अब कितने का रेप्लिकेशन हो रहा है? सिर्फ एक का रेप्लिकेशन। तो एरर आई या नहीं आई? बोलो यस मैम, बिल्कुल एरर आई। बोलो मेरे साथ, आप क्या बोलोगे? यस मैम, बिल्कुल एरर आई। जैसे जैसे एरर विद टाइम बढ़ती जाएगी, दिस कैन लीड टू स्किन कैंसर। दिस कैन लीड टू व्हाट बच्चों? स्किन कैंसर। इससे स्किन कैंसर हो जाएगा, क्योंकि कैंसर अल्टीमेटली इज अ रिजल्ट ऑफ सम एरर्स इन योर डीएनए, एंड दिस एरर कैन बी ड्यू टू म्यूटेशंस। दिस कैन बी ड्यू टू व्हाट मेरे बच्चों? म्यूटेशंस। तो अगर हम पूरा प्रोसेस समझे तो क्या प्रोसेस मैम ने समझाया कि सबसे पहले ओजोन डिप्लीट हुआ। बोलो मेरे साथ, पूरा फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चे कि यहां पे ओजोन डिप्लीशन हुआ। ओजोन डिप्लीशन क्यों हुआ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण हुआ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्यों आए? क्योंकि बेटा आपने एयर कंडीशनर चलाए, आपने रेफ्रिजरेटर चलाए, तो जैसे ही सीएफसी गया तो क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। किसके साथ रिएक्ट किया मेरे बच्चों? क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और उसने ओजोन को तोड़ना शुरू किया। जैसे ही ओजोन टूटा, वो पतली हो गई लेयर, ठीक है, पतली होनी शुरू हो गई, डिसॉल्व हो रही है। तो अब यूवी रेज बाहर से धरती पे आ जाएगी। जैसे यूवी रेज बाहर से धरती पे आती है मेरे बच्चों, ठीक है, आ गई। अब क्या होगा? ये हमारी स्किन पे पड़ेगी। स्किन पे जैसे ही पड़ी, अब बेटा थायमीन डाइमराइजेशन हो जाएगा। एरर हो गई। अब जैसे जैसे ये एरर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, दिस कैन लीड टू स्किन कैंसर। दिस कैन लीड टू व्हाट बच्चों? स्किन कैंसर। ठीक है, यस बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। नाउ इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। आखिर क्या क्या इफेक्ट्स है जो हमें एयर पोल्यूशन के कारण देखने को मिलते हैं? Here we can see बच्चों, फर्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन कॉजेस क्लोरोसिस एंड डिफोलिएशन ऑफ लीव्स इन प्लांट्स। आ जाओ बेटा, एक पहला तो मैम ने एसिड रेन बताया, दूसरा मैम क्या बता रही है? क्लोरोसिस एंड डिफोलिएशन ऑफ लीव्स इन प्लांट्स। क्लोरोसिस क्या था? हु इज गोइंग टू टेल मी इन द चैट बॉक्स? क्लोरोसिस, व्हाट इज क्लोरोसिस? यस, पत्ती को देखो और बताने की कोशिश करो, व्हाट इज क्लोरोसिस? यस, क्या है बच्चों? क्लोरोसिस क्या है? क्लोरोसिस इज येलोइंग ऑफ लीव्स, यानी कि जो आपकी पत्तियां हैं वो पीले रंग की होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज यहां पे लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? लॉस ऑफ क्लोरोफिल। लॉस ऑफ क्लोरोफिल। तो जैसे जैसे लॉस ऑफ क्लोरोफिल होता जाएगा, आपकी पत्तियां हरी से पीली पड़ती जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल। एंड डिफोलिएशन, यानी जितना फोलिएशन हो रहा है वो भी कम से कम होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी द चेंजेस। यहाँ देखो पूरा पतझड़ टाइप हो गया है, पत्ते हैं ही नहीं इसके पास, देखो पत्ते गिरने शुरू हो चुके हैं। डिफोलिएशन, क्योंकि हर जीव को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए फॉर सर्वाइवल। ठीक है, यस। अब आते हैं नेक्स्ट, एसिड रेन। एसिड रेन का आप कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज डिटेल में पढ़नी है। कैसे पढ़नी है बच्चों? एक एक चीज डिटेल में पढ़नी है इस चैप्टर की। पहले तो इस चित्र को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या हो रहा है, ये फैक्ट्री है। क्या है बच्चों? फैक्ट्री है। ठीक है, यस। अब फैक्ट्री है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि विच गैसेस कैन बी प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लिखो इसे अभी, लिखो अभी इसे अपनी एनसीईआरटी में। अब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गया, दोनों मिलके देखो यहां पे क्लाउड में रिएक्ट कर गए पानी के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर गए बेटा? H2O, क्योंकि H2O से ही क्या बनता है? क्लाउड बनता है, और ये वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट है। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट है अभी। ठीक है, वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब बेटा जैसे ही ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या बनाया? हाइड्रोजन सल्फेट, विच इज एन एसिड, बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और इसने क्या बनाया? HNO3। दोनों एसिड बन गए। अब देखो वेट डिपोजिशन, अब जैसे जैसे रेन होगी, अब पानी क्या होगा? एसिडिक। पानी क्या होगा? एसिडिक। द नेचर ऑफ वाटर बिकम्स एसिडिक। जैसे ये एसिडिक वाटर यहाँ पे गिरना शुरू होगा, वहां की जितना भी इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा अफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पूरा का पूरा अफेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस टेक प्लेस। तो सब बोलो मेरे साथ, एवरीबॉडी रिपीट आफ्टर मी। सबसे पहले क्या हुआ? फैक्ट्री से, व्हीकल से, दोनों से क्या निकला? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों हवा में उड़े, क्लाउड में प्रेजेंट वाटर वेपर के साथ मिलके इन्होंने एसिड बनाए।
एसिड कौन से थे, हाइड्रोजन सल्फेट और HNO3 दोनों फिर पानी के साथ एसिडिक कर दिया पानी को और नीचे गिरने शुरू हो गए और वहां का जो इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा अफेक्ट हो जाएगा। आगे सबको समझ में? तो यहां पे आप देखते हैं हो क्या रहा है, चलो इधर देखते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन कॉजेस आई इरिटेशन। जितने बच्चे दिल्ली में रहते हैं या हाईली पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं उन्होंने देखा होगा जब सर्दियों में एयर पॉल्यूशन बढ़ता है तो आंखों में जलन शुरू हो जाती है। हैव यू फील इट बच्चों? आपने फील किया है? बताओ मुझे चैट बॉक्स में। जैसे जैसे सर्दियां आती है और स्पेशली मैं बताऊं तो दिवाली का टाइम, क्योंकि उस दिन पटाखे भी तो फोड़ने होते हैं नालायकों को, तो जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है बेटा आंखों में इतनी जलन शुरू हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, पानी छिड़कना पड़ता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट दिल्लीइट फेस ड्यूरिंग विंटर सीजन, दैट इज आई इरिटेशन। ठीक है, नेजल इरिटेशन, यानी कि हर टाइम ऐसा लगेगा नाक भरी हुई है। देसी भाषा में पढ़ा रही हूं, ठीक है, दिल पे मत लेना। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नाक भरी हुई है, हमेशा ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ सिड़कने का मन कर रहा है। फिर उसके बाद बेटा क्रॉनिक कफ, यहां पे गले में कफ बना रहेगा। दिस इज अ प्रॉब्लम आई हैव आल्सो फेस्ड। लास्ट टू लास्ट मंथ आपने देखा होगा जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था अनअकैडमी नीट टॉपर चैनल पे, मेरे गले की बैंड बज गई थी, याद है आपको? बिकॉज दैट इज अ पीक सीजन, दिवाली का टाइम था। वहां पे उस टाइम पे क्या हुआ, मैम के गले की खुद की बैंड बज गई थी, क्योंकि बेटा इतना पॉल्यूशन हो गया था कि कफ बनना शुरू हो जाता है एंड वी कांट हेल्प इट। ब्रोंकाइटिस, यानी कि सांस लेने में थोड़ा ऐसा लगता है कि सांसों का क्या होता है, दर्द थोड़ा फास्ट हो जाता है क्योंकि यू फील लिटिल प्रॉब्लम व्हाइल यू ब्रीथ। ठीक है, तो ये है बच्चों, दीज कैन बी द कॉमन सिम्टम्स व्हेन यू हैव एयर पॉल्यूशन, हाई लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आते बेटा ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन रिजल्ट इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट ढंग से समझ लो, कितनी अच्छी स्लाइड मैम ने बना के दी है। एक एक टॉपिक को जूही मैम ढंग से एक्सप्लेन करवाना चाहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक फॉर जूही मैम, एक एक टॉपिक मैंने इतने डिटेल में कभी कॉलेज ही नहीं पढ़ाई जितना मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूं। यस, अब देखो इधर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। सबसे पहले हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट चाहिए क्यों? ठीक है बेटा, अब देखो सुनो, पहले तो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पे चलते, फिर हम ग्लोबल वार्मिंग समझेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? धरती को गर्म रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइफ मेंटेन करनी है। अब धरती को गर्म रखने के लिए एक चीज है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड की खूबी क्या है? इट एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन। क्या है बेटा खूबी इसकी? इट एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन। ये सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो सोलर रेडिएशन बाहर चली जानी चाहिए थी, आनी ही नहीं चाहिए थी, वो कुछ टाइम के लिए धरती को गर्म रखती है। क्या रखती है मेरे बच्चों? गर्म रखती है। ठीक है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं इस इफेक्ट को? इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सम सनलाइट दैट हिट्स द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड, सम बिकम्स हीट। तो कुछ तो देखो वापस चली जा रही है धरती से टकरा के, बट कुछ यहां पे एब्जॉर्ब हो जा रही है। और इसके एब्जॉर्ब होने के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब हो क्या रहा है? एयर पॉल्यूशन से। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो, एनसीईआरटी की लाइन है, चलो जल्दी बताओ बेटा, एवरीबॉडी टेल मी फास्ट। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? जल्दी बताओ, एनसीईआरटी की लाइन। ग्रीन हाउस गैसेस, बिल्कुल इस पे क्वेश्चन नीट में आता है, स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, एनी अदर? Yes, मीथेन, एब्सोल्युटली द अदर इज मीथेन। जितने बच्चों ने गलत आंसर दिया बेटा इसको अंडरलाइन कर लो, एनसीईआरटी की लाइन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। अब मैं आपसे पूछती हूँ बेटा सोर्स ऑफ मीथेन गैस क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ मीथेन गैस? आखिर मीथेन गैस एटमॉस्फेयर में आती कहां से है? चलिए जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। मिथेनोजेंस, यानी कि आपके जितने भी बैक्टीरियाज हैं जब वो आपके ऑर्गेनिक मैटर पे एक्टिविटी करते हैं तब वो क्या बनाते हैं बेटा? मीथेन गैस बनाते हैं। तो जितने भी मिथेनोजेंस है जो आपको कैटल डंग है ना, रूमिनेंट्स, बिल्कुल सही, गोबर गैस प्लांट, अब सही जा रहे हैं बच्चे। तो जितने भी वो वाली चीजें हैं वहां से मीथेन बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों मिलकर क्या कर रही है? धरती को गर्म रखने का कार्य करती हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है? हाउ द ग्लोबल वार्मिंग? व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, सबको गाड़ियां चाहिए। पहले बेटा घर में क्या पूरे मोहल्ले में एक गाड़ी होती थी, क्या कहते हो, सही बात है या नहीं?
अब शायद आप तो अभी नई पीढ़ी के लोग हो, जब व्हेन आई वाज वेरी यंग, 2 या 3 मान लो कि सेकेंड या थर्ड क्लास में होंगी, पूरे मोहल्ले में एक गाड़ी होती थी, वो भी मारुति 800, ठीक है, मारुति 800, इससे ज्यादा कोई गाड़ी नहीं होती थी, और जिसके पास मारुति 800 है ना, वो शहंशाह होता था मोहल्ले का, ठीक है। तो उस टाइम पे एक गाड़ी हुआ करती थी पूरे मोहल्ले पे। अब बेटा हर घर के पास 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, तो आप देखो एक्सपोनेंशियली नंबर बढ़ रहा है। तो जब जब वो गाड़ियां चलेंगी तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ेगा, फैक्ट्रीज बढ़ चुकी है क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुका है, तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा। जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बढ़ता जाएगा, पूरी धरती गर्म हो रही है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो जाएंगे और जो सी लेवल है वो बढ़ना शुरू होगा, जिसके कारण द अमाउंट ऑफ लैंड विल डिक्रीज ओवर द टाइम। और एम्बेसडर लिख रहे हैं, बेटा कौन से मोहल्ले में एम्बेसडर खड़ी होती थी? ना जी ना, हमारा मोहल्ला तो बेटा मारुति 800 वाला था। अच्छा आपका मोहल्ला होगा, बेटा सिद्धार्थपुर मोहल्ले में एम्बेसडर खड़ी होती थी। जब एम्बेसडर चलती थी ना, तो हम लोग ऐसे देखते हो एम्बेसडर आ रही है, यस, चलो कोई नहीं बेटा, यस आ जाओ बेटा। तो ये है बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा इसमें तो सेल है ही नहीं, इसमें तो बैटरी है ही नहीं बेटा, BMW रहने दो बेटा, आ जाओ। अब आ जाओ नेक्स्ट पे कि क्या क्या फर्क पड़ रहा है बेटा, यहाँ पे देखते हैं। द फोटोकेमिकल स्मॉग डिस्ट्रॉयड प्लांट वेजिटेशन। आखिर क्या क्या इफेक्ट है किस किस चीज के, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझो, क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं। जितना भी फोटोकेमिकल स्मॉग है वो प्लांट वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि इट ब्लॉक्स स्टोमेटा। कैसे बेटा? इट ब्लॉक्स स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको पता होती है, बट जब स्मॉग बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके ऊपर एक पॉल्यूटेंट की लेयर जम जाती है। जैसे पॉल्यूटेंट की लेयर जम जाती है बेटा, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग इफेक्ट होती है, ट्रांसपिरेशन इफेक्ट होता है। और ट्रांसपिरेशन अगर इफेक्ट होगा तो सक्शन पुल नहीं बनेगा, पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं। अगर पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा बेटा, ठीक है, पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा तो जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। आप देख रहे हो हाउ द स्टोरी इज कनेक्टेड। मान लीजिए कि ये पत्ती है, जो कि एक पत्ती लेकर ही आ जाते हैं आज तुम्हारे लिए, ये आर्टिफिशियल पत्ती है, चलो इसको तोड़ लेते हैं बुक्के पे से। अरे है ही नहीं, टूट ही नहीं रही है पत्ती। चलो आओ देखो, अब ये पेड़ है, ये एक पेड़ है, अब देखो ये पत्ती है, अब पत्ती के ऊपर धूल जम गई, पूरा पॉल्यूटेंट जम गया है, तो इसका स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होगी ढंग से, जब होनी चाहिए। तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो नीचे से पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं, क्योंकि क्या होगा, सक्शन पुल नहीं बनेगा। जब ऊपर पानी नहीं चढ़ेगा तो यहाँ पे इन पत्तियों को पानी नहीं मिलेगा ढंग से, पानी नहीं मिलेगा तो पहले मुरझाएंगी और मुरझाने के बाद बेटा झड़ जाएंगी, ठीक है, यस। पानी के बाद क्या होगी, ये पत्तियां झड़ जाएंगी। तो यही आपको कह रहे हैं, प्लांट वेजिटेशन पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। समझ में आया बेटा? दिस इज हाउ द एंटायर स्टोरी इज कनेक्टेड। The ozone formed by photochemical reaction of oxides of nitrogen and hydrocarbons at lower level of atmosphere is called photochemical smog. अब देखो यहाँ पे photochemical smog भी है, जो किसके कारण बन रहा है, आपके नाइट्रोजन के कारण बन रहा है और हाइड्रोकार्बन्स के कारण बन रहा है, विच इज अगेन वेरी हार्मफुल। ये भी बहुत हार्मफुल है। अब आते ये वाला स्ट्रक्चर, यही तुमको समझना है, स्क्रबर्स के बारे में ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब आ जाओ, ठीक है, अब इसको समझते हैं बेटा, आ जाओ। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। अभी तक हमने देखा एयर पोल्यूशन होता कैसे है, उसके इफेक्ट क्या है, पूरा फ्लोरा और फौना बर्बाद हो रहा है, अब इसको बचाना है। अब मसीहा बनना है सबको। क्या बनना है बेटा? अब मसीहा बनेंगे। पहले सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब मसीहा बनने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है सबको। चलो अब देखो मसीहा कैसे बनते हैं, ठीक है। देखो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कंबशन। कंबशन यानी कि कुछ जल रहा है। क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे कुछ जल रहा है, देखो यहाँ पे आग भी लगाए हैं, बिल्कुल बड़ी आग लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है, यस। अब कुछ जला, अब कुछ जला तो यहाँ पे क्या हुआ, स्मोक बना होगा। स्मोक यहाँ प्रेसिपिटेटर में जा रहा है और यहाँ देखो प्रेसिपिटेटर के बाद यहाँ से जो बाहर निकल रही है वो क्लीन गैस है। तो यानी कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है ना बेटा, बोलो मेरे साथ। यानी प्रेसिपिटेटर में कुछ तो हुआ है, जिसके कारण इवेंचुअली जो गैस बाहर निकल रही है प्लांट से, वो कैसी गैस है, बिल्कुल क्लीन गैस है। तो आओ देखते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है, यस बिल्कुल। आ जाओ देखो इधर, इट रिमूव्स 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट। सबसे पहली चीज एनसीईआरटी लिखती है कि 99% सफलता आपको मिलती है एयर को प्यूरिफाई करने में, ठीक है, यस। कितना बेटा? 99%, ठीक है। इट हैज इलेक्ट्रोड वायर्स एंड स्टेज ऑफ कलेक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, सी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है।
यहां पे कलेक्शन प्लेट्स है, देखो समझो बात को, यहां पे कलेक्शन प्लेट्स है, ये देखो ये रही कलेक्शन प्लेट्स। अब आपने क्या करना है, देखो आपने इलेक्ट्रॉन्स उछालने हैं, बोलो मेरे साथ, आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स उछाले। जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन्स उछाले ये पार्टिकल से जुड़ गए, क्या हो गए, पार्टिकल से जुड़ गए। फिर आपने नीचे प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्ज किया तो नेगेटिव चार्ज ऊपर से नीचे खींचा चला आया पॉल्यूटेंट्स लेके। यस, वापस बोलो मेरे साथ, हाउ दिस वर्क्स। यस, हाउ दिस वर्क्स आई टेल यू। यहां पे प्लेट्स है, ठीक है, यहां पे आपने सबसे पहले क्या उछाले, इलेक्ट्रॉन्स उछाले। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स उछाले वो किससे जुड़ गए, पॉल्यूटेंट से जुड़ गए, पार्टिकुलेट मैटर से जुड़ गए। अब इनको खींचना है नीचे की तरफ, उसके लिए आपने प्लेट्स को ऑन किया। जैसे ही प्लेट्स ऑन हुई आपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को नीचे खींच लिया विद पार्टिकुलेट मैटर, तो सारा पार्टिकुलेट मैटर नीचे आ गया। अब जो ऊपर गैस बची वो क्या हो गई, क्लीन गैस। कैसी होगी बेटा, क्लीन गैस। दिस इज हाउ इट वर्क्स, इस तरीके से काम करता है। अब इसको पढ़ भी लेते हैं, एनसीईआरटी ने क्या क्या लिखा है। द इलेक्ट्रोड्स रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स, यही मैम ने बताया कि इलेक्ट्रोड्स ने इलेक्ट्रॉन्स उछाले, ठीक है। These electrons get attached to the dust and give them a net negative charge, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉन्स किससे जुड़ गए, डस्ट पार्टिकल से जुड़ गए, वो भी नेगेटिव बन गए। अब इनको सबको खींचने के लिए आपने प्लेट यूज की, ठीक है। द कलेक्टिंग प्लेट्स अट्रैक्ट द चार्ज पार्टिकल्स। आया कि नहीं आया समझ में काम, बताओ जल्दी से। क्या इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर क्लियर है सबको, चैट बॉक्स में बताइए बच्चों। चार्मी, दिस इज हाउ इट वर्क्स, इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, स्क्रबर्स। अब स्क्रबर्स क्या करते हैं, एक एक चीज समझेंगे प्यार से। सबसे पहले तो आप यहां पे देखिए, दिस इज अ एंटायर डायग्राम कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहले स्क्रबर का काम क्या है, इट रिमूव गैसेस लाइक SO2, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट, ठीक है। क्या रिमूव कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव कर रहा है। क्यों रिमूव कर रहा है, क्योंकि इसके कारण एसिड रेन होती है, तो इसको रिमूव करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, कैटालिटिक कन्वर्टर चाहिए। क्या चाहिए बेटा, कैटालिटिक कन्वर्टर चाहिए, ठीक है। यस, अब कैटालिटिक कन्वर्टर में कैसे कैसे काम हो रहा है इसको स्टेप वाइज पढ़ेंगे और समझेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस। अब देखो क्वेश्चन कैसे बना सकते हो, अगर मैं नीट वाली होती तो मैं क्वेश्चन कैसे बनाती, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर्स आर यूज्ड फॉर ऑटोमोबाइल्स, ट्रू और फॉल्स। यस, ऐसे सवाल मैं बना देती हूँ तुम्हें फंसाने के लिए, क्योंकि जो बच्चे इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे वो तो इतने ही सवाल में हिल के और फंस जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो यहां पे मैम ने क्या किया, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर्स आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ गैस। कुछ बच्चों ने ट्रू लिखा, कुछ बच्चों ने फॉल्स लिखा। जो बच्चे ट्रू लिख रहे हैं वो मैम की बात नहीं सुन रहे हैं, उन्हें पढ़नी चाहिए पिटाई, क्योंकि वहां पे क्या यूज हो रहा है, कैटालिटिक कन्वर्टर। क्या यूज हो रहा है, कैटालिटिक कन्वर्टर। तो इतनी सी ही चीज है कि तुम यहाँ पे क्या खा सकते हो, मार खा सकते हो मैम से, है ना। यस, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स के लिए एनसीईआरटी डायरेक्ट लिखते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, ना कि इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर कहां यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। अब देखो, व्हीकल्स फिटेड विद कैटालिटिक कन्वर्टर should use unleaded petrol as leaded petrol inactivates the catalyst। अब देखो कुछ ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनके पास प्लेट्स है, उन प्लेट्स के लिए अगर आप चाहते हो वो ढंग से काम करे तो आपको कैसा पेट्रोल यूज करना होगा बेटा, अनलीडेड पेट्रोल। ये महंगा आता है, कैसा आता है बेटा, महंगा आता है। आपने देखा होगा कि पेट्रोल स्टेशन पे एक दो तो गाड़ियों के लिए आगे रहता है, ठीक है। यस, बिल्कुल आगे गाड़ियों के लिए रहता है और पीछे ना वो बाइक वालों के लिए रहता है, जहां पे मिक्स वाला पेट्रोल मिलता है, ठीक है। यस, ठीक है, जहां मिक्स वाला मिलता है। और इसमें लेड, अनलेडेड का मतलब क्या है, इसमें पीबी यानी लेड की बात कर रहा है। लेड माने हैवी मेटल, हैवी मेटल, जितना हैवी मेटल होगा उसके साथ ये काम नहीं करेगा। हैवी मेटल की बात करें तो अगर ये हैवी मेटल आपकी मिट्टी में भी रह जाएगा तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि पालक वाली फैमिली, और वहां पे पालक के अंदर भी क्या होना शुरू हो जाता है बेटा, लेड होना शुरू हो जाता है। तो पालक भी कई बार इट कैन बी डेंजरस फॉर योर हेल्थ अगर वहां की मिट्टी में लेड है तो, ठीक है। तो आपकी बॉडी में भी बायोमैग्निफिकेशन शुरू हो जाएगा हैवी मेटल्स का।
तो यहाँ पे जो पेट्रोल है वो कौन सा होना चाहिए, अनलीडेड पेट्रोल होना चाहिए। नाउ ऑटो फ्यूल पॉलिसी, अब पॉलिसी क्या कहती है, चलो अब देख लो इधर। अब पॉलिसी कहती है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड आउट अ रोड मैप टू कट डाउन द वेहिकुलर एयर पॉलिसी इन मेनी सिटीज ऑफ इंडिया। यहां पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए, चलो अब देखते हैं क्या क्या काम किए, ठीक है। यस, अभी देखते हैं बेटा क्या क्या काम किए। वो यूरो 4 और यूरो 3 का पूरा कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी ने टेबल में लिखा हुआ है, शायद यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ बेटा। अब यूरो 4 वाले इंजन यूज होते हैं, कौन से यूज होते हैं, यूरो 4 वाले, ठीक है, ये यूज होते हैं ना, बता दो चैट बॉक्स में, बता दो। लव यू लिखते रहते हो नालायक, आशिकी लड़ाते रहते हो चैट बॉक्स में, मैंने देखा है तुम्हें, सुबह फिर भी पढ़ लेते हो, रात के सेशन में तो आशिकी लड़ती है तुम लोग की, बिल्कुल वहीं पर मन करता है इनकी पिटाई कर दो, बिल्कुल। यस, तो बेटा यूरो 4 वाले, उसमें क्या है, उसमें लेस अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन हवा में निकलेगा। और दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया था बेटा, अच्छा यूरो 4, रुको जरा, यूरो 4 की जगह मैं बताऊं क्या लिख रहे हैं, ये मैं बताती हूँ क्या लिख रहे हैं। G2 आर्मी ये लिखती है यूरो 4, कैसे बेटा कैसे, मतलब क्लास को सीरियस चलने ही नहीं देना तुमने, है ना, ऐसी चीजें लिख देते हो नालायक कहीं के, एक से एक। यूरो 4 ये लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, क्या करूं इनका, कौन से गोला में भेजूं उनको, ये बताओ जरा। यस, तो अब क्या है बेटा, इसमें लेस अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन हवा में निकलेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा देखो बेटा आप यूरो 4 यूज करेंगे, बजाज का चेतक नहीं यूज करेंगे, ठीक है। क्या था ना, वो जब भी स्कूटर चलता था बजाज का चेतक ऐसे ठुर 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 ऐसे चलता था। तो आपने देखा होगा पापा जब तक पूरी एक्सरसाइज ना कर ले, अच्छे से पैर किक विक ना कर ले, वो चलता ही नहीं था। और जब जब चलता था इतना धुआं देखता था कि पीछे खड़ा बच्चा काला हो जाता था, बिल्कुल। तो ऐसे वाले अब आपने यूज नहीं करने हैं, अब आपने ऐसे यूज करने हैं जिनके पास यूरो 4, ये वाला यूरो 4 ना कि ये वाला, ऐसे वाले इंजन यूज करने हैं जिससे कम पॉल्यूशन हो और बढ़िया एनवायरनमेंट बढ़िया रहे। अब दिल्ली गवर्नमेंट सुपर एक्टिव है हर चीज में, चाहे पॉल्यूशन बढ़ाने से हो या पॉल्यूशन घटाने से। तो इन्होंने क्या कहा कि हम सीएनजी ले लेते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस। क्या है सीएनजी बेटा, कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है, धरती से निकलती है, सस्ती भी होती है और इससे पॉल्यूशन भी कम होता है। तो जितनी भी दिल्ली की बसें थी उन सबको सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। यस, अब आ जाओ यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन, चलो अब वाटर पॉल्यूशन देखते हैं। अब वाटर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन यानी जल का पॉल्यूशन है, ठीक है, बिल्कुल प्रदूषित जल। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं देखो, यस, द इंपॉर्टेंट वाटर पॉल्यूटेंट्स आर सीवेज वेस्ट। तो सबसे पहले सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट क्या है यहाँ पे, पानी का सीवेज। और सीवेज क्या होता है, ये आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में एनसीईआरटी ने कड़े शब्दों में लिखा हुआ है कि सीवेज वाटर क्या होता है बच्चों, द वाटर विच कम्स आउट फ्रॉम योर होम एंड ऑफिसेस। तो पानी को गंदा करने वाला वही पानी है जो आपके घरों से बाहर निकलता है, ठीक है, और कहां से निकलता है, आपके ऑफिसेस से निकलता है। सो द बिगेस्ट पॉल्यूटेंट फॉर वाटर राइट नाउ इज सीवेज वाटर, जो इंडस्ट्रीज होम यहां सबसे निकल रहा है। देन द सेकंड कैन बी इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो जितना भी केमिकल आप खेतों में डाल रहे हैं अल्टीमेटली वो वॉश ऑफ होके कहां चला जाता है, पानी में चला जाता है, ठीक है। तो ये सारे बिगेस्ट पॉल्यूटेंट्स है आपके पानी के। ना इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, आओ इस कॉन्सेप्ट को समझना है। आप देख रहे हो ऐसे, ये रुक क्यों गया भाई, अरे हम ऐसे ही किए, हम छुए भी नहीं थे, रुक क्यों गया, अच्छा तो चल रहा था, बड़ी अम्मा से इफेक्ट दे रहा था बेहतर जल का। रुको वापस सही करेंगे इसको, ठीक है, रुको, हाँ देख लो हरा पानी आ रहा है बेटा, पानी नीला नहीं हरा होता है सीवेज वाटर, ठीक है। यस, आप देखिए, अब देखिए इसको आप समझते हैं कि हो क्या रहा है बेटा, व्हाट इज बीओडी एंड हाउ डज दिस कॉन्सेप्ट यस applies here, let us understand। इसके लिए हम ब्लैंक स्लाइड लेंगे, तो आज इसको समझते हैं। वेयर इज नैन्सी, नैन्सी एक्टिव नहीं दिख रही आजकल चैट बॉक्स में, उसको मेरे को रिप्लाई भी नहीं कर रही है। हाँ नैन्सी को क्या है ना, उससे मैम को शिकायत है। चलो आ जाओ इधर, बीओडी बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब यहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को कंपैरिजन में पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे बेटा, कंपैरिजन में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे मैम ने ए लिया, यहां पे मैम ने बी लिया, ठीक है। अब यहां पे एक एक करके तुम लोग सब जवाब देंगे, ठीक है। यस, यहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है, यहां पे पॉल्यूशन कम है, बट है
यहाँ पे पॉल्यूशन कम है। यहाँ पे 2 एरोस चल रहे हैं, यहाँ पे 3 बना लेते हैं। यहाँ पे एरोस को कंपेयर करो, यहाँ पे बेटा क्या है, यस यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा है, यहाँ पे पॉल्यूशन कम है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कितना है बच्चों, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है क्योंकि पॉल्यूशन ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है बट कम है, ठीक है, ये हो गया। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ कैसी होगी बेटा, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी क्योंकि खाना यहाँ पे ज्यादा है। जहां खाना ज्यादा वहां पे लोग ज्यादा, ये शादियों में आपने देखा होगा, दूल्हा दुल्हन की वहां पे वरमाला हो रही है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। पालक पनीर में कितना पनीर के पीस है उसमें सबको इंटरेस्ट है। जहां खाना वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या होगी, कम होगी इन कंपैरिजन टू दिस। अभी यहाँ पे जब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा उसे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड भी ज्यादा होगी, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, बी वाले में कम होगी क्योंकि ऑर्गेनिज्म कम ग्रो कर रहा है। तो अगर हम देखें पॉल्यूटेड वाटर की बीओडी क्या होती है, ज्यादा या कम, अब बताओ चैट बॉक्स में। पॉल्यूटेड वाटर की बीओडी ज्यादा होती है कम होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए कंटेनर का बीओडी ज्यादा है जबकि बी कंटेनर का बीओडी कम है। तो जहां बीओडी कम होता है दिस इज स्टिल सेफ वाटर, ये अभी भी क्या है, दिस इज सेफ वाटर, और वो वाला क्या हो जाता है, अनसेफ वाटर। ये अनसेफ वाटर है, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे बहुत ज्यादा बीओडी है, ठीक है। तो इस तरीके से बीओडी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना पानी पॉल्यूटेड है, ठीक है। जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा पानी पॉल्यूटेड होगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये रहा बेटा। अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, आ जाओ, लेट्स रीड एनसीईआरटी। The sewage waste directly released to water source stimulates the increase of pathogenic microbes. ये सही बात है, पैथोजेनिक माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इट कॉजेस वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज, 2 वाटर बॉर्न डिजीज के एग्जाम्पल लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में, चलिए जल्दी लिखिए, चलिए जल्दी लिखिए एवरीबॉडी, जल्दी लिखिए 2 वाटर बॉर्न डिजीज की, जल्दी जल्दी, रुकना नहीं चाहिए आंसर। यस बेटा, शिबालिका, अमीशी, चित्रा, एमीबियासिस, ठीक है, इट्स अ वाटर बॉर्न, ठीक है। और कॉलेरा, टाइफॉइड, क्या बात है, बिल्कुल सही लिखे है, कॉलेरा एंड टाइफॉइड, बिल्कुल सही, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, द न्यूट्रिशन एनरिचमेंट इन वाटर रिजल्ट्स यूट्रोफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम। अब ये दोनों टर्म्स क्या, चलिए इसको समझिए, यूट्रोफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम। अब आओ बेटा इन दोनों टर्म्स को समझते हैं आराम से। यूट्रोफिकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, ट्रू और फॉल्स, बताओ बताओ बताओ। यूट्रोफिकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स में। ऐसे तो क्वेश्चन आते तुम फंस जाते हो फिर, ट्रू और फॉल्स। यूट्रोफिकेशन देखो फॉल्स लिख रहे हैं, यहीं पे बिल्कुल फ्लाइंग चप्पल आएगी, बिल्कुल ट्रू। यूट्रोफिकेशन इज अ नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, but due to water pollution this process become accelerated। समझ रहे हो बात को, यूट्रोफिकेशन क्या, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक है, बट जैसे जैसे वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है यूट्रोफिकेशन एक्सेलरेट हो जाता है, यानी कि वहां पे पॉन्ड से धरती बन जाने का प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। पहले तालाब था, वाटर पॉल्यूशन हुआ, सॉल्ट डिपॉजिट होना शुरू हुआ, यूट्रोफिकेशन हुआ, जल्दी हुआ, अब वहां पे पानी कम और लैंड बनना जल्दी शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस एक्ट एज एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम। अगर हिंदी में इसको बोले बिल्कुल देसी भाषा में बेटा तो इसको कहते हैं काई जम गई। सुना है आपने, हैव यू हर्ड ऑफ दिस, काई जम जाना, आपने देखा होगा, काई जम गई है ना। तो ये क्या है बेटा, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम इंक्रीज कर लीजिए वॉल्यूम, कर दी बेटा। तो बेटा काई जम जाना क्या होता है मैं बताती हूँ तुम्हें। पानी पड़ा था, स्टैग्नेंट वाटर, अंग्रेजी शब्द है स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर वो पानी होता है जो खड़ा पानी होता है, मतलब कि जो बह नहीं रहा है, ठीक है।
तो ऐसे पानी में क्या होता है, काई जम जाना, वहां पे एल्गी शुरू हो जाता है, ब्रायोफाइट्स आने शुरू हो जाते हैं, मॉसेस आने शुरू हो जाते हैं, ये सब चीजें आनी वहां पे शुरू हो जाती है। तो अब क्या होता है, अगर ऊपर की सतह पे सारा एल्गल ब्लूम होगा तो नीचे तो ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, तो मछलियां क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। मछलियां क्या होंगी बेटा, मरनी शुरू हो जाएंगी। तो ये होता है एल्गल ब्लूम। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये सब चीजें क्या करती है, इट डिस्ट्रॉयज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये वाली लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पे मैम 3 स्टार मार्क कर रही है। द मर्करी दैट एंटर्स ह्यूमन बींग्स थ्रू फूड चेन कॉजेस मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो लिखो लिखो, इंपॉर्टेंट। अभी मरकरी जो है अगर वो एंटर कर रहा है तो ह्यूमन के अंदर क्या होगी, मिनीमाटा डिजीज हो जाएगी। अब मिनीमाटा डिजीज क्या है, गूगल करेंगे और मैम को भी बताएंगे। ठीक है, यस, चलो आ जाओ। यूट्रोफिकेशन, अब देखो यही हम डिस्कस कर रहे थे, अब देखते हैं यूट्रोफिकेशन को। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन एल्गल प्रोडक्शन इन वाटर ड्यू टू न्यूट्रिशन एनरिचमेंट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए बेटा पूरा काई में शिकारा चला रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोट चला रहा है, काई पूरी जमी पड़ी है। ये देखिए सारी, ये सारा एल्गल ब्लूम है, सारी काई। अब चल मत देना इस पे, डूब जाओगे ना लायक, नीचे धरती नहीं है, पानी है। ठीक है, अब इस पे चलने की कोशिश मत करना, पता लगे प्यार में पड़े हो बिल्कुल चलते जा रहे हैं, कब धरती से एल्गल ब्लूम पे पहुंच गए और नीचे डूब गए पता भी नहीं चला। ये सब चीजें नहीं करनी है। ठीक है, अब आते हैं बायोमैग्निफिकेशन, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, आ जाओ, बायोमैग्निफिकेशन क्या है इसको समझते हैं हम। बायोमैग्निफिकेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल केमिकल, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको मार्क कीजिए, नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स। ऐसे केमिकल्स जो डिग्रेड नहीं होते हैं उनका एक्यूमुलेशन हो रहा है। Heavy metals in human beings through food chain is called biomagnification. Heavy metals जैसे lead हो गया, मरकरी हो गया, ये सब आपके क्या heavy metals हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, अभी यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन और बैक्टीरिया है, इनको खाया इंसेक्ट और जू प्लैंक्टन्स ने, जू प्लैंक्टन्स को खाया स्मॉल फिशेस ने, फिर प्रेडेटर फिश, फिर बर्ड्स एंड मैमल्स। तो हाईएस्ट बायोमैग्निफिकेशन कहां होगा बेटा, एट द टॉपमोस्ट लेवल। यहां पे सबसे ज्यादा बायोमैग्निफिकेशन होगा, यानी सबसे ज्यादा केमिकल्स कहीं मिलेंगे तो वो आपकी बॉडी में मिलेंगे। द वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज डीडीटी। क्या है बेटा, वेरी बेस्ट एग्जांपल इज डीडीटी, जो एक केमिकल यूज किया जाता था एज पेस्टिसाइड, है ना। क्या यूज किया जाता था, एज पेस्टिसाइड यूज किया जाता था, जैसे कि पेस्ट भाग जाए, बट पेस्ट को भगाने के चक्कर में हमने अपने लिए गड्ढा खोद दिया। दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट बेटा, ये तो हमने कर लिया एल्गल ब्लूम का कॉन्सेप्ट। Now radioactive waste, this is important, radioactive waste, what are radioactive waste, इसको समझते हैं बेटा। जितने भी radioactive, बेटा आपने चेर्नोबिल देखी है, have you seen Chernobyl? This was a series on Hotstar I guess. Yes, चेर्नोबिल अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा, one of the most insightful series। ये मिर्जापुर वगैरह देखने से अच्छा है कि आप ऐसी सीरीज देखिए जहां से आप कुछ इंफॉर्मेशन गेन कर सके, जहां से आप ये सब चीजें गेन कर सके कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट इन फ्यूचर। ठीक है, मिर्जापुर को देखकर बेटा कुछ नहीं मिलना। ठीक है, यस, अच्छी चीजें देखो, चेर्नोबिल देखो, उससे आपको बहुत अच्छे से यस आपको पता लगेगा कि व्हाट इज रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड हाउ इट कैन बी अ ह्यूज डिजास्टर, नॉट फॉर अस बट फॉर एंटायर फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, यस, द वेस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर फिजन ऑफ heavy atoms such as uranium, thorium, a sector for the production of power is called radioactive waste. अब वेस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये नालायक काम करने के बाद भी एक्टिव रहते हैं, यानी कि ये कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं रेडिएशंस, दे कीप ऑन रिलीजिंग रेडिएशंस। ठीक है, द न्यूक्लियर वेस्ट should be stored after heavy treatment and packed in special containers. तो इनको पैकेजिंग करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, but nobody wants to spend money on safety. Everybody wants money for for us. Yes, सबको क्या चाहिए, पावर जनरेट हो गई, पैसा आ गया, बस ठीक है। अब वहां पे क्या करना है, इसको प्रॉपर डिस्पोजल करना भी में भी तो पैसे खर्च हो रहे हैं, वो तो कोई देख नहीं रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए सबको। सो दिस व्हाट हैपेंस when the disaster occurs. ठीक है, when this is not packed in special containers. It should be buried deep under the ground for minimum of 60 to 80 years for the waste to stabilize. यानी 60 से 80 साल तो बेटा इसको स्टेबलाइज होने में ही लग जाते हैं, स्टेबलाइज होने में लग जा रहे हैं। देख रहे हो आप, even then there is high chance of nuclear contamination of the surrounding areas and the ground waste. आपको पता है बेटा, जहां पे ये होता है वहां पे कोई the land becomes barren.
वहां पे आप कुछ नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि आप जो जो चीज ग्रो करोगे सबके अंदर रेडिएशन होगी। अगर वो रेडिएशन आप खाने लगे तो बेटा इट कैन लीड टू कैंसर, तबाही हो सकती है, ठीक है। यस, फेलियर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन हैव डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंस, और यही हमने चेर्नोबिल में देखा था। द यूज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल शुड बी अवॉइडेड इफ पॉसिबल, भाई अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। अब आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं पहले डिटेल में। नाउ द इफेक्ट्स, नाउ लेट अस सी द इफेक्ट्स व्हाट आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ ऑल दिस, ठीक है। यस, बंजर जमीन, बिल्कुल सही। इट अफेक्ट्स आर्टिक पोलर आइस कैप्स टू मेल्ट एट द रेट ऑफ 9% फास्टर पर डिकेड, यानी कि हमारी जितनी भी पोलर कैप्स है वो बहुत जल्दी पिघल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो, आप देख सकते हैं सारा पिघल रहा है यहाँ पे, ठीक है। The rise in the sea level causes flood in certain countries like Bangladesh and Maldives, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, मालदीव बोलते हो, हैं क्या बोलते हैं इसको, बताना। हम भी अभी अभी सीखे बेटा ये सब, यस बिल्कुल, हम भी अभी अभी सीखे हैं। मालदीव्स बोलना है इसको, ठीक है, समझा रहे तुमको, बिल्कुल हम ही बताते हैं तुमको ये सब। बेटा मालदीव्स बोलेंगे, मालदीव नहीं बोलेंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं, समझा करो ये सब चीजें, बिल्कुल मालदीव, बिल्कुल सब स्टाइल से बोलना है सब कुछ। यस, चलो मालदीव एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लड्स आ सकते हैं क्योंकि एक तो ये समुद्र के पास वाले इलाके हैं, ठीक है। इट कॉजेस फूड एंड वाटर शॉर्टेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ अंडर वाटर सिटीज, कोरल रीफ्स एंड मीडोज, रिजल्ट इन एक्सटिंक्शन। तो जैसे जैसे सी लेवल बढ़ेगा बेटा, जितना भी एक्वेटिक लाइफ है वो भी अफेक्ट होगा, और साथ के साथ जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है वो भी अफेक्ट होगा, ठीक है। यस, only in the colder climatic region of global warming brings comfort, but in various other places it affects its negative। तो यानी कि बच्चों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जहां इक्वेटर पे कीनिया है वो और गर्म हो रहा है, ठीक है। और गर्म का मतलब समझ रहे हो, द लाइफ बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लाइफ बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो। ना कंट्रोल मेजर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कैसे बचाए अपनी धरती को, बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में, कैसे बचाए अपनी धरती को। यस, फर्स्ट रिफॉरेस्टेशन। बेटा एक चीज सुन लो मैम की, आई ऑल्सो डू इट, और मैं चाहती हूँ मेरा हर बच्चा भी करे। हर साल अपने फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, हर के बर्थडे पे एक छोटा सा प्लांट ग्रो कर दो बस। देखो चीज वही करनी चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा गार्डन बनाने बैठ गए, मम्मी आज मेरा बर्थडे है गार्डन बनाएंगे, जमीन लेकर दे दो, ऐसी चीजें भी नहीं करनी चाहिए। चीज वो करनी चाहिए कि जो पॉसिबल हो। स्टार्ट फ्रॉम 1 देन गो अप टू 10 लेवल। तो जितने भी घर के मेंबर्स हैं, मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो साल में 5 बार आपने नए पौधों को उगाना है, बस इतना भी करिए। अगर हर फैमिली भी 5 हर साल में ग्रो कर रही है, तो आप देख सकते हैं मोहल्ले में कम से कम साल के एंड तक 250 पेड़ तो होंगे ही होंगे, है ना बेटा, कम से कम 250 पेड़ एक साल में। और आप सोचिए कि हर साल अगर ऐसा होने लगा तो बेटा पेड़ ही पेड़ कितने ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो अगर आप ऐसे भी सोच अगर रखते हैं, सिर्फ एक आप फिर बड़ा सोचिए। अगर जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं हमारे घर में हम 15 लोग हैं, तो एक घर से 15 पेड़ आ गए एक साल में, तो सोचिए मोहल्ले में तो कितने होंगे, 400 होंगे। 400 पेड़ आपने ग्रो कर दिए। तो बेटा दिस शुड बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरमेंट। मैं भी करती हूँ एवरी ईयर ऑन माई बर्थडे आई प्लांट 1 ट्री, बिल्कुल आई डू दिस एवरी ईयर। आपको भी करना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स लेने से क्या है ना, किसी पे वजन भी नहीं आता और काम भी अच्छे से हो जाता है। वी शुड ऑलवेज डू समथिंग जिससे फैमिली पे प्रेशर भी ना आए और काम भी हो जाए, ठीक है। यस, अब देखो यहाँ पे प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन, पेड़ उगाने पे ज्यादा ध्यान देना है, ना कि उन्हें काटने पे, ठीक है। दोस्त की तरक्की पे ध्यान देना, अपनी तरक्की पे ध्यान देना है, बजाय किसी को गिराने से। ये ज्यादा अच्छा एटीट्यूड है लाइफ का। रिडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल बर्निंग कैन मिनिमाइज ग्लोबल वार्मिंग। अभी क्या है, जैसे कि आप देखते होंगे कि हम इंडिया में आपने देखा होगा कि बोलेरो कम से कम 100 लोग लेके जाती है ना, आपने देखा होगा। मानो थोड़ा सा खतरा तो है, ठीक है, खतरा है, उसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जहां वो 100 लोग लेके जा रही है बेटा, उसमें सीट तो 10 लोग की है, तो 10 की जगह 11 कर लो यार, क्यों 100 को भर के लेके जाना जरूरी है। ऐसे खड़े रहते हैं बिल्कुल ऐसे, पीछे ना आपने देखा होगा बोलेरो ऐसे खड़े रहते हैं और फिर देखते रहते हैं, चश्मा लगा लेंगे और ऐसे खड़े रहेंगे बिल्कुल बोलेरो पे, हाँ जी कहाँ चला, ऐसे तो बातचीत भी करते रहते। तो ये सब नहीं करना चाहिए, थोड़ा अनसेफ है। बट कार पूलिंग इज वेरी गुड मेथड, कार पूल जरूर करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद बेटा इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ इंजन्स एंड टर्बाइन्स, ये तो हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी काम करे, जिसपे हमने यूरो 4 की भी बात की, ठीक है। प्लांटिंग 100 ऑफ ट्रीज अक्रॉस सिटीज, 100 ऑफ ट्रीज, जैसे कि मैंने बताया कि पूरा मोहल्ला मिलके ये काम करे तो हर साल 500 से 600 पेड़ हम ऐड कर सकते हैं एक ही मोहल्ले में, ठीक है।
यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वेव एनर्जी। तो आजकल तो सोलर पैनल्स आपने देखे होंगे। एक इंस्टीट्यूट है कोटा में, पता नहीं नाम लेना अलाउड है नहीं है, अगर आपको पता है, वहां पे सोलर पैनल्स है बाहर, अगर आपको पता है। सो कैन यू सी हाउ गुड इज दैट? काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है बेटा, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो बाहर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो दिस इज अ गुड अप्रोच, ये गुड अप्रोच है टुवर्ड्स एनवायरमेंट। तो आजकल तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े मॉल्स वगैरह पे भी सोलर पैनल्स लगने शुरू हो गए हैं, ठीक है। हाँ, आई वोंट नेम इट, बट मेरे को बहुत अच्छा अप्रोच लगा। जो चीज जिसकी तारीफ है वो करनी भी चाहिए हमेशा। तो अगर आपने देखा होगा तो बहुत बड़े पैनल्स लगे हुए हैं, सोलर पैनल्स, जहां से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना कन्वर्ट करते थे सोलर एनर्जी को। सो आई थिंक इट्स ग्रेट जॉब, दिस शुड बी अप्रिशिएटेड। अब आते हैं बेटा फ्रियॉन्स। अब फ्रियॉन्स क्या है? ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो डीपीपी में भी पूछे जाते हैं। फ्रियॉन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर कॉल्ड फ्रियॉन्स। देखो ऐसा सवाल पूछ के तुम्हें फंसा सकते हैं नीट वाले। तो फ्रियॉन्स को तो अभी अपनी एनसीईआरटी में लिख लो, जस्ट राइट दिस इन योर एनसीईआरटी। ऐसे पूछ लेते फ्रियॉन्स क्या है तो वही चीज जो एनसीईआरटी ने लिखी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर कॉल्ड एज फ्रियॉन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इकोसैन, नाउ व्हाट आर इकोसैन? अब देखो यहाँ पे इकोसैन इज इकोलॉजिकल सैनिटेशन प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे देखो इकोसैन क्या है? इकोलॉजिकल सैनिटेशन, यानी स्वच्छ इकोसिस्टम। दिस अप्रोच इज यूजफुल इन कन्वर्टिंग द सॉलिड ह्यूमन एक्सक्रीटा इनटू मैन्योर। तो यहाँ पे जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा है, समझ लो एक्सक्रीटा पॉटी, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? हम मैन्योर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ई वेस्ट, ये टर्म सारे आते हैं नीट एग्जाम में। व्हाट आर ई वेस्ट? इट इज द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट विच इंक्लूड्स irreparable components of electronic gadgets। जो हम फोन यूज कर रहे हैं, रिमोट यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो वापस रिसाइकल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उनको भी हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। रुको यार, इसमें स्टोरीज का है सारी, दिस चैप्टर स्टिल इनकम्प्लीट। रुको यार बच्चों, ये क्या हो गया? जूही मैम भी ना, ई वेस्ट हमने कर लिया। रुको बेटा, लेट मी सी एनसीईआरटी। ओजोन डिप्लीशन, डॉप्सन यूनिट, फ्रियॉन्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रह गया। ओके, आपका पेज नंबर 283, 284, 285, 3 पेज रह गए यार। हाँ, अहमद खान वाला भी रह गया, वही तो मैं कह रही हूँ। झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न रह गया, रिफॉरेस्टेशन, चलो ये तो ठीक है। केस स्टडी, मैं खुद देख रही बैठ के क्लास में। अरे 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 अरे, केस स्टडी रह गई बेटा इसकी। चैप्टर कंप्लीट कैसे हुआ? मैं ही शॉक में चली गई जब ये स्लाइड आई। जब ये स्लाइड आई ना बेटा, मैं खुद शॉक में चली गई बच्चों। यस, चलो ओके, कोई नहीं बेटा, इस चैप्टर की कोई नहीं, डोंट वरी, मैं आपको बताती हूँ एक सॉल्यूशन है इस चीज को करने का। आप लोग को ना ईयर्स को याद करने में बहुत दिक्कत होती होगी, होती है नहीं होती है? होती है सबको दिक्कत? यस, ईयर्स याद करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं। वैसे तो मैंने बेटा इसका पूरा वीडियो बनाया है, बट अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको अभी भी बता देती हूँ, ठीक है। द ट्रिक टू रिमेंबर द ईयर्स, आई डोंट नो हाउ मच इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, बट मेक श्योर यू राइट इट बेटा, ठीक है। द ट्रिक इज, यस, ठीक है, मैंने भी ऐसे ही याद किया हुआ है, क्योंकि बच्चा कई बार ना क्वेश्चन में आप लोग ईयर्स में कंफ्यूज हो जाते हो, कौन सी कब क्या हुआ था, ये आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो द ट्रिक टू रिमेंबर इज दिस, मुकाबला, ठीक है। बस बोलो मेरे साथ, अभी मैं इस ट्रिक को डिकोड कर देती हूँ आपके साथ, ठीक है। यस, ये ट्रिक हमने भी सीखी थी अपने टाइम पे, और मैं आज आपको भी बता रही हूँ। ये मेरी ट्रिक नहीं है, मैं पहले बता दूं, प्लीज डोंट गिव क्रेडिट्स टू मी फॉर दिस ट्रिक। ये मैंने भी अपने टीचर से ही सीखी हुई है, तो उनको क्रेडिट्स देना, नॉट मी, ठीक है। तो अब ट्रिक क्या है? M स्टैंड फॉर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है बेटा। U स्टैंड फॉर UNCEO, यानी कि आपका रियो डी जेनेरियो। फिर बेटा K स्टैंड फॉर क्योटो प्रोटोकॉल, W स्टैंड फॉर वर्ल्ड समिट, वर्ल्ड समिट,
पहले तो इनको ऐसे लिख लो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट लाइक दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर। अगर आपको अच्छी लगे तो मेक श्योर यू राइट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो एंड इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो। अब देखो मुकाबला, ये एक वर्ड है मुकाबला। M स्टैंड फॉर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, U स्टैंड फॉर UNCO रियो डी जनेरियो वाला, K स्टैंड फॉर क्योटो प्रोटोकॉल, W स्टैंड फॉर वर्ल्ड समिट। अब आपको ईयर्स कैसे याद रखने हैं, आई टेल यू द ट्रिक बेटा। सबसे पहले आपको ये 1987 याद रखना है, बस आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 1987 याद रखना है। उसके बाद +5 चलो अब ऐड करते जाओ और मुझे अब ईयर्स खुद बताते जाओ। जल्दी बताओ, अब खुद ईयर्स बताते जाओ। तो यानी कि ये वाली रियो डी जनेरियो समिट कब हुई थी, 1992 में, ये लिखा है एनसीईआरटी ने। अब 1992 में 5 और ऐड करो तो आंसर क्या बनेगा बेटा, यस क्या आंसर बनेगा, 1998, यही बनेगा बेटा, 1997 बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा 2002, बस 5 ऐड करते जाओ और तुम्हारे ईयर्स निकलते जाएंगे। यही सारे ईयर्स हैं, ठीक है, बस 5 ऐड करना है और ये आपके ईयर्स याद हो गए, ठीक है, यस बिल्कुल। तो ये हो गए ईयर्स याद। अब हम देख लेते हैं कि ये कहां पे हुए थे। मॉन्ट्रियल कहां पे है, कनाडा में है। कहां पे बेटा, कनाडा में। रियो डी जनेरियो कहां पे है, ब्राजील। क्योटो कहां पे है, जापान में है, तो जापान लिख देंगे। और वर्ल्ड समिट कहां हुई थी, साउथ अफ्रीका, जोहानसबर्ग। कहां हुई थी बेटा ये, साउथ अफ्रीका में, जोहानसबर्ग में, ठीक है मेरे बच्चों। अब बताओ आज के बाद क्या इसमें कंफ्यूजन होगी, ऐसी ही ट्रिक्स आपको नई सीरीज में मिलेगी जी स्क्वायर की। तो आर यू एक्साइटेड, बस ट्रिक्स दूंगी, काम खत्म। अब आपने क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी में यही ट्रिक पूरी की पूरी सजा लेनी है, जिससे कि बच्चों को आज के बाद इन ईयर्स में और इनके जगहों में कभी कंफ्यूजन ना हो और हर एक अनअकैडमी नीट टॉपर का बच्चा +5 लेके आए जब वो सवाल पूछे। आगे बेटा समझ में, बेटा ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स मैम गोना गिव यू। आई एम मेकिंग द एंटायर सीरीज, पूरी सीरीज 30 एपिसोड बनाने वाली हूं मैं। कितने एपिसोड, 30 एपिसोड्स ऑफ ट्रिक्स, 30 एपिसोड। पूरा फेब के महीने में ट्रिक पे ट्रिक चलती रहेगी। यस, तो ये ट्रिक है +5। अब देखो बस एक याद रहेगा, बस एक पे फोकस करो, आपको अपना सारा खुद से याद हो जाएगा। ट्रिक है मुकाबला, और ये सारे ईयर्स, ये सारे प्रोटोकॉल्स, ये सारी उनकी प्लेसेस। देन नॉट कैन बी वन क्वेश्चन जो फिर अब आप नहीं कर पाएंगे। 30 एपिसोड की सीरीज है बेटा, जो नई लॉन्च होगी वो होगी मैम की छुट्टियों वाले दिनों पे, जिससे आप मैम को मिस ना करें, है ना। पढ़ाई होती रहनी चाहिए। और मैंने सोचा कि देखो मैं अब 1.5 घंटे के लेक्चर्स तो नहीं ले पाऊंगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बच्चों को कुछ ऐसा दूं कि जब मैं आऊं ना तो बच्चे का मैम इसका आंसर ये, मैम इसका आंसर ये, मैम इसका एग्जाम्पल ये, ऐसे होना चाहिए कि जी स्क्वायर डर जाए कि भाई क्या हो रहा है, भगा देंगे क्या मुझे क्लास से, इतने प्रो कैसे हो गए हमारे बच्चे। यस, तो ऐसी ही चीजें आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। एवरीथिंग पेज वाइज समझ लो, पेज नंबर तक बताऊंगी, पेज नंबर तक। पहले बॉटनी की ट्रिक्स आएंगी, फिर जूलॉजी की आएंगी, ठीक है। तो ये अगर आपको अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट। अब देखो अगर ये याद है तो आपको मैक्सिमम चीजें आप पढ़ोगे तो आप रिलेट कर लोगे, ठीक है, पूरे चैप्टर में। चलो फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा। और अभी 11:30 बजे डीपीपी डिस्कशन है। वी हैव डीपीपी डिस्कशन ऑल्सो। डीपीपी डिस्कशन 11:30 पे शुरू होता है जी स्क्वायर का अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, और उसमें आने के लिए आपको ये वाला लिंक को क्लिक करना पड़ता है जो चैट सेक्शन में मैम ने दिया हुआ है, ठीक है, यस, है ना। चैट सेक्शन पे क्लिक करके अभी फटाफट से उछल के आ जाओ मेरे सारे बच्चों, उछल के आएंगे जल्दी से, कहां पे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, बिल्कुल, ठीक है। चलो वेरी नाइस बच्चों, अब आ जाओ जल्दी से, प्रैक्टिस कर लेते हो, कुछ खा पी के आना, ठीक है, क्योंकि इस सेशन के बीच में खाने नहीं दूंगी, फिर मैं खा सकती हूँ तुम नहीं खा सकते तब। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑफ कोर्स बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, रुकना नहीं चाहिए। कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल विच थिंक्स अबाउट योर रिजल्ट ओनली। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, द चैनल डेडिकेटेड टू रिजल्ट ओनली, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कोई भी एम नहीं है चैनल का, नथिंग। चलो मिलते हैं अभी 11:30 बजे। बाय मेरे बच्चों।